तो आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में। हाँ, एक बहुत ही अहम विषय। हमारे सामने कुछ हस्तलिखित नोट्स हैं और इन्हीं के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि देश का जो सबसे बड़ा कानून है, हमारा संविधान, वो समय के साथ कैसे बदलता है ना? बिल्कुल। और ये कैसे मुमकिन होता है? हमारा लक्ष्य रहेगा कि अनुच्छेद 368 क्या है, वो प्रक्रिया क्या है, कितने अलग अलग तरीकों से ये संशोधन होते हैं, और हाँ, कुछ वो बड़े बदलाव जिन्होंने भारत को असल में शेप किया है, उन पर भी बात करेंगे। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना डायनामिक है, कितना जीवंत है। कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सही कहा। वो एक विकसित होता हुआ दस्तावेज है। मुझे अक्सर केसी वेयर की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता के बीच एक बड़ा अच्छा बैलेंस बनाता है। हाँ, ये बैलेंस शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, इसकी नींव से। ये संशोधन की पावर, ये शक्ति आती कहाँ से है संविधान में? ये शक्ति मिलती है संविधान के भाग XX से। उसमें एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। अच्छा, सिर्फ एक आर्टिकल? हाँ, आर्टिकल 368। और यही संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति देता है और उसकी पूरी प्रक्रिया भी बताता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रक्रिया के लिए जो प्रेरणा है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ओह, दक्षिण अफ्रीका, ओके। और यहीं पर वो मूल ढांचे वाली बात भी आ जाती है ना, केशवानंद भारती केस, वो बहुत सुना है। उसका क्या मतलब है यहाँ? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। 1973 का वो लैंडमार्क केस था, केशवानंद भारती। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच दी। अच्छा। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकती है, लेकिन वो संविधान की बुनियादी विशेषताओं या जिसे मूल ढांचा कहते हैं उसको नष्ट नहीं कर सकती, उसे बदल नहीं सकती। मतलब घर की मरम्मत तो कर लो, नया कमरा बना लो, पर नींव नहीं हिला सकती। बिल्कुल सही, क्या बढ़िया उपमा दिया। ये मूल ढांचा एक तरह से संविधान की आत्मा है। जैसे लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, कानून का राज, शक्तियों का बंटवारा, फेडरल स्ट्रक्चर। अच्छा। तो संसद की जो संशोधन की शक्ति है वो अनलिमिटेड नहीं है। उसे इस नींव का, इस बेसिक स्ट्रक्चर का सम्मान करना ही होगा। ये एकदम क्लियर हुआ। अब प्रक्रिया पर आते हैं। मान लीजिए किसी को संविधान में संशोधन लाना है, तो पहला कदम क्या होगा? क्या कोई राज्य भी शुरू कर सकता है इसे? नहीं, संशोधन की पहल सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। सिर्फ संसद? हाँ, बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में पेश हो सकता है, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं में नहीं। और इसे कोई मंत्री भी ला सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी। प्राइवेट मेंबर मतलब कोई ऐसा सांसद जो मंत्री ना हो। अच्छा, और क्या इसके लिए राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ता है? परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है। और पास कैसे होता है, जैसे आम कानून पास होते हैं वैसे ही? नहीं, यहीं पर थोड़ा पेच है। ये प्रक्रिया ज्यादा सख्त है। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है। विशेष बहुमत, ओके। और अगर मान लीजिए दोनों सदनों में कोई असहमति होगी, तब ज्वाइंट सिटिंग होती है जैसे बाकी बिल्स में? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है। दोनों सदनों को अपनी अपनी मंजूरी अलग अलग ही देनी होगी। अच्छा, ये तो काफी सख्त है। हाँ। और मान लीजिए दोनों सदनों ने पास कर दिया, फिर बिल गया राष्ट्रपति के पास। अब क्या होगा? क्या वो मना कर सकते हैं या रोक सकते हैं? देखिए, पहले इस पर थोड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन 24वां संविधान संशोधन आया 1971 में। हाँ। उसके बाद स्थिति एकदम साफ है। अब अगर कोई संविधान संशोधन बिल दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उन्हें उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी। वो बाध्य हैं। अच्छा, मतलब मना नहीं कर सकते? न मना कर सकते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। उन्हें हाँ कहनी ही पड़ेगी। तो यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका बस एक फॉर्मेलिटी है, कह सकते हैं? हाँ, इस मामले में कह सकते हैं। आपने विशेष बहुमत का जिक्र किया। ये कितने तरह के बहुमत होते हैं? संविधान में बदलाव के लिए कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? मोटे तौर पर हम 3 तरह के बहुमत की बात करते हैं। हालांकि टेक्निकली अनुच्छेद 368 के दायरे में 2 ही आते हैं।
हाँ, पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजॉरिटी, 50% से ज्यादा। हाँ बिल्कुल, सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनके 50% से ज्यादा का समर्थन। ये सबसे आसान तरीका है। और इसे क्या क्या बदल सकता है? इससे भी कई जरूरी काम होते हैं, जैसे नए राज्य बनाना या उनकी सीमाएं बदलना, किसी राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना या खत्म करना। जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था 2019 में, है ना? हाँ बिल्कुल, वो विधान परिषद खत्म की गई थी। इसके अलावा नागरिकता से जुड़े नियम, सांसदों की सैलरी भत्ते, संसद का कोरम तय करना, ये सब साधारण बहुमत से हो जाता है। लेकिन क्या ये भी अनुच्छेद 368 वाले संशोधन माने जाते हैं, क्योंकि बदल तो संविधान ही रहा है? नहीं, यही एक कैच है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधारण बहुमत से किए गए ये बदलाव भले ही संविधान के किसी न किसी आर्टिकल को बदल रहे हों, उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अरे ऐसा क्यों? माना यह जाता है कि ये बदलाव संविधान के मूल चरित्र को या उसके बुनियादी ढांचे को बहुत गहराई से नहीं बदलते, इसलिए इनके लिए थोड़ी कम सख्त प्रक्रिया रखी गई है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। तो फिर अनुच्छेद 368 वाले बहुमत कौन से हैं? अनुच्छेद 368 में 2 तरह के बहुमत बताए गए हैं। पहला है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। हाँ, इसके लिए 2 शर्तें हैं और दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए, यानी 50% से ज्यादा सदस्य पक्ष में हो। और दूसरी शर्त, सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 या 23 बहुमत होना चाहिए। बाप रे, मतलब सिर्फ हाजिर लोगों का 2/3 ही काफी नहीं, टोटल स्ट्रेंथ का भी आधा पार करना होगा। ये तो मुश्किल है। हाँ, और इससे कौन से संशोधन होते हैं? संविधान के ज्यादातर प्रावधान इसी विशेष बहुमत से ही संशोधित होते हैं, जैसे हमारे मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और वो सारे प्रावधान जो पहली साधारण बहुमत या तीसरी कैटेगरी में नहीं आते। ये एक तरह से स्टैंडर्ड प्रोसीजर है 368 के तहत। ठीक है, और वो तीसरी कैटेगरी क्या है? उसमें और क्या जुड़ जाता है? तीसरी कैटेगरी उन संशोधनों के लिए है जो हमारे देश के संघीय ढांचे को, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का संतुलन है, उसको प्रभावित करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर वाले? बिल्कुल। इसके लिए चाहिए पहला, संसद का वही विशेष बहुमत जो हमने अभी डिस्कस किया, और दूसरा, इसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उस संशोधन का अनुसमर्थन, मतलब रैटिफिकेशन। ओहो, मतलब इसमें राज्यों की भूमिका भी आ गई। ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लगती है तो जटिल, पर जरूरी भी है। ये तय करती है कि केंद्र सरकार अकेले ही ऐसे बदलाव न कर दे जिससे राज्यों के अधिकार कम हो जाए या पूरा फेडरल बैलेंस ही बिगड़ जाए। इसमें राज्यों की सहमति जरूरी हो जाती है। इसकी कुछ उदाहरण देंगे? कौन सी चीजें इस कैटेगरी में आती हैं? कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों की एग्जीक्यूटिव पावर्स का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, 7वीं अनुसूची की कोई लिस्ट। अच्छा, लिस्ट्स भी? हाँ, फिर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और मजे की बात, अगर खुद अनुच्छेद 368 में ही कोई बदलाव करना हो तो भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। समझ गया। तो ये वाकई एक बहुत सोचा समझा संतुलन बनाने की कोशिश है। चलिए अब प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पावर का इस्तेमाल हुआ कैसे है। नोट्स बता रहे हैं कि अब तक 100 से ज्यादा करीब 106 संशोधन हो चुके हैं। ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। बिल्कुल, ये संविधान के विकास की कहानी है, भारत के बदलने की कहानी है। हर संशोधन के पीछे कोई न कोई सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक जरूरत रही है। चलिए इस लंबे सफर के कुछ सबसे अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं, वो मोड़ जिन्होंने भारत की दिशा तय की। कहाँ से शुरू करें? पहला संशोधन तो बहुत ही जल्दी आ गया था, है ना? 1951 में ही। हाँ, पहला संशोधन 1951 में ही, आजादी के तुरंत बाद। ये मुख्य रूप से जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार कानूनों को कोर्ट में चुनौती से बचाने के लिए लाया गया था। अच्छा, उसके लिए? हाँ, इसी के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। साथ ही इसने बोलने की आजादी यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की बात कही।
और समानता व संपत्ति के अधिकार पर भी कुछ सीमाएं लगाएं। ये दिखाता है कि सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश शुरू से ही थी। और संपत्ति का अधिकार वो तो बाद में फंडामेंटल राइट से हट ही गया था। सही कहा आपने। वो हुआ 44वें संशोधन में 1978 में। जनता पार्टी की सरकार थी तब। उन्होंने इसे मौलिक अधिकार से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिया। हाँ, 44th अमेंडमेंट। इसी 44वें संशोधन ने 42वें संशोधन के कई विवादास्पद प्रावधानों को भी पलटा था, जो इमरजेंसी के दौरान लाए गए थे। हाँ, 42वां, वो तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, 1976 वाला। उसमें क्या क्या हुआ था, जरा बताएंगी? वो बहुत सुना है उसके बारे में। अरे वो तो वाकई एक बहुत बड़ा फेरबदल था। इमरजेंसी की पृष्ठभूमि थी। उस संशोधन ने प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हाँ, ये 3 शब्द। पहली बार नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल किए गए। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2001 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। और इसने कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को भी कम करने की कोशिश की थी। बाप रे। तो ये संशोधन दिखाता है कि कैसे राजनीतिक हालात संविधान पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। और फिर 44वें ने आके उस असर को कुछ हद तक बैलेंस करने की कोशिश की। बिल्कुल। 44वें ने ही राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, ये तय किया कि इमरजेंसी में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा कदम था। तो ये 42वां और 44वां संशोधन, ये तो संसद और न्यायपालिका के बीच, या कहें सरकार और संविधान के बीच, शक्ति संतुलन का एक क्लासिक केस स्टडी लगता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि संविधान का विकास कोई सीधी रेखा में नहीं होता। उसमें बहस होती है, सुधार होते हैं, फिर संतुलन बनाने की कोशिश होती है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जैसे वो 24वां संशोधन 1971 था, जिसने राष्ट्रपति को संशोधन बिल पर सहमति देने के लिए बाध्य किया। वो भी इसी खींचतान का हिस्सा था। और कौन से संशोधन है जिन्हें हम मील का पत्थर कह सकते हैं? मेरे ख्याल से लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने वाले 73वें और 74वें संशोधन 1992 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंचायती राज वाले? हाँ, पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। इनसे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, लोकल गवर्नेंस मजबूत हुई। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। 11वीं और 12वीं अनुसूची भी इसी से जुड़ी। और एक वो भी था ना जिसने वोटिंग एज कम की थी, वो भी तो बड़ा बदलाव था। हाँ बिल्कुल। 61वां संशोधन 1989, इसने वोट डालने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। सोचिए, करोड़ों युवा एक झटके में वोटर बन गए। लोकतंत्र में सीधी भागीदारी बढ़ी। सही बात है। इसी तरह 69वां संशोधन 1991, जिसने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCT का दर्जा दिया और 70 सदस्यों वाली विधानसभा दी, वो भी शासन व्यवस्था में एक अहम मोड़ था। हाल के सालों में देखें तो बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव वाले संशोधन भी हुए हैं। निश्चित रूप से। 101वां संशोधन 2016, इससे वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू हुआ। GST, हाँ। ये भारत के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा सुधार था। एक राष्ट्र एक कर की दिशा में एक बड़ा कदम। इसने केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों को भी एक नया रूप दिया। और वो राज्यों वाला भी एक था शायद हाल में, पिछड़े वर्गों की लिस्ट बनाने वाला। हाँ, आप 105वें संशोधन 2021 की बात कर रहे हैं। उसने राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की अपनी सूची बनाने का अधिकार वापस दिया। ये भी फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा एक अहम मामला था। सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व से जुड़े संशोधन भी काफी चर्चा में रहे हैं। बिल्कुल। जैसे 102वां जो 2018, इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। फिर 103वां 2019 आया जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 10% आरक्षण लाया। EWS कोटा। हाँ। फिर 104वां 2019 जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को तो आगे बढ़ाया, लेकिन एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया। अच्छा, वो खत्म हो गया। हाँ, और सबसे ताज़ा 106वां 2023
महिला आरक्षण बिल, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि इसका लागू होना अभी परिसीमन पर निर्भर करेगा। तो ये सारे संशोधन दिखाते हैं कि संविधान को समाज की बदलती जरूरतों और समावेश की जो मांगे हैं उनके हिसाब से ढालने की कोशिश लगातार जारी है। कुछ और संशोधन जो शायद उतने चर्चित ना हो पर महत्वपूर्ण हो, जैसे राज्यों का बनना वगैरह। हाँ, वो भी है। 7वां संशोधन 1956, जिसने राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट लाया, वो बहुत ही फंडामेंटल बदलाव था। हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद। बिल्कुल। फिर 36वां 1975, जिससे सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। 100वां 2015, जिसने भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को लागू किया। ये सब भारत के नक्शे को, उसकी ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स को बदलने वाले संशोधन थे। तो ये जो पूरी यात्रा रही है करीब 106 संशोधनों की, इसको देखकर मुख्य बातें क्या समझ आती हैं, क्या टेकअवेज हैं? पहले बात तो यही कि ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमारे संविधान की अडैप्टेबिलिटी का, उसकी अनुकूलन क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। ये इसे समय के साथ रेलेवेंट बनाए रखती है। दूसरी बात, जैसा हमने शुरू में कहा था, यह प्रक्रिया कठोरता और लचीलेपन का एक मिक्सचर है। न तो ब्रिटेन की तरह एकदम आसान कि संसद सिंपल मेजॉरिटी से कुछ भी बदल दे, और न ही अमेरिका की तरह इतना मुश्किल के बदलाव हो ही ना पाए। बिल्कुल। ये बीच का रास्ता शायद भारत जैसे विविध और जटिल देश के लिए ज्यादा सही है। और ये जो इतनी बड़ी संख्या है संशोधनों की, 106, ये क्या दिखाता है? क्या ये संविधान की कोई कमजोरी है कि इसे बार बार बदलना पड़ रहा है, या ये इसकी ताकत है? मेरे ख्याल से इसे ताकत के रूप में ही देखना चाहिए। ये दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र वाइब्रेंट है, जिंदा है, जहां बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उम्मीदों को, आकांक्षाओं को संवैधानिक दायरे में जगह देने की एक निरंतर कोशिश होती रहती है। ये एक ठहरा हुआ संविधान नहीं है, बल्कि एक विकसित होता हुआ, इवॉल्व होता हुआ संविधान है। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल, एक विचार मन में आता है। ये जो संविधान में लगातार बदलाव हो रहे हैं, ये भारत की जो बदलती हकीकत है और जो संविधान बनाने वालों की मूल दृष्टि थी, उनके बीच किस तरह का एक डायलॉग, एक संवाद दिखाते हैं? क्या ये हमेशा एक हार्मनी में होता है, या कभी-कभी इसमें टेंशन भी पैदा होता है? ये बहुत गहरा और सोचने वाला सवाल है। ये एक निरंतर चलने वाला संवाद है। कभी इसमें सामंजस्य दिखता है, कभी तनाव भी। और अगर हम भविष्य की ओर देखें तो सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, बदलती ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये नई चुनौतियां हमारे संवैधानिक मूल्यों और स्ट्रक्चर पर कैसा दबाव डालेंगी? इनके लिए भविष्य में कैसे और किन नए संशोधनों की जरूरत पड़ सकती है? ये सोचना मुझे लगता है हमारे संविधान की इस यात्रा को समझने के लिए बहुत जरूरी है।